हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ देवेश मिश्रा। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नया चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज को। जैसे हमने शुरू करा था और अब आ चुके हैं लास्ट चैप्टर पर। तो आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 6 बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए जो सीरीज बनाई जा रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। इस सीरीज का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 के और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं मैंने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे एक भी चैप्टर तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज वॉच कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 जिसमें मैंने एक केस आपको समझाया था। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज की वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाली है। और एक चीज और, अगर किसी भी बच्चे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर ऊपर मैंने ये मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर हमको नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज के अराउंड रखा गया है, जो कि आपको 130 के अराउंड भी मिल जाएंगे। वो आप जाकर वहां से बाय कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, सारे चैप्टर हैं, इजी एक्सप्लेनेशन है और ज्यादा पेज भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 50 से 45 पेज आपको पढ़ने हैं। सारा चैप्टर उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लेना चाहता है वो जाके व्हाट्सएप से मैसेज करके बाय कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 2। चैप्टर 7 जैसे हमने कॉर्पोरेट फेलियर शुरू कर रखा है। कॉर्पोरेट फेलियर यानी कि वो सारे स्कैम्स जो इंडिया में हो रहे हैं। पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में हमने बात करी थी सत्यम स्कैंडल के बारे में, यानी कि सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज का जो स्कैम था उसके बारे में सीखा था। और तभी मैंने आपको चीजें बताई थी कि हम पार्ट 2 में कौन कौन सी आगे फर्दर जो केसेस है वो पढ़ेंगे। तो आज अपना सेकंड केस पढ़ने वाले हैं, वो है किंगफिशर एयरलाइंस का केस, ठीक है। तो किंगफिशर एयरलाइन केस की शुरुआत होती है इसकी शुरुआत वैसे 19 अगर मैं बोलूँ 54 के अराउंड हुई थी, मतलब कि 90s में हुई थी यहाँ पर। और ये जो एयरलाइंस का केस है ये विजय माल्या के द्वारा जो घोटाला हुआ था, ये वही केस है जो आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ। इस केस के अंदर जो भी चीजें हैं बुक में वो मैंने यहाँ पर सारी मेंशन कर दी है। सबसे पहले शुरू करते हैं केस से। किंगफिशर एयरलाइन, इस केस का नाम था किंगफिशर एयरलाइन, इसी नाम पर इस केस को नाम पड़ा। वैसे तो विजय माल्या को दूसरे नामों से भी बुलाते हैं जैसे भगोड़ा वगैरह, ठीक है, बट वो बात अलग है कि यहाँ पर हम केस समझेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल क्या था इसका रूल। तो यहाँ पर देखते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस स्टार्टेड फ्रॉम 2005। किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट करा गया था 2005 के अंदर। किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? तो ये स्टार्ट हुई थी बाय यूबी ग्रुप। यूबी ग्रुप क्या है? देखो, यूबी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो विजय माल्या के जब डैड थे ना, विठल माल्या, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था सबसे पहले, ठीक है। तो यूबी ग्रुप को किसने शुरू किया था? विजय माल्या के डैड ने करा था। कब करा था? 1950s के अराउंड करा था, यानी कि 1950 के और 60 के दशमलव के टाइम पर इसको उन्होंने शुरुआत करी थी। उसको उन्होंने कुछ पहले कंपनी थी, छोटी कंपनी थी, उसके पहले शेयर्स बाय करे, शेयर्स का प्रॉफिट अच्छा मिलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने वहां के इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। ऐसे ऐसे करते वो डायरेक्टर बन गए 1970s तक। और धीरे धीरे फिर उन्होंने पूरी एक कंपनी को खड़ा कर दिया, एक एम्पायर बिल्ड कर दिया। और जल्द में ही उनकी जो है मृत्यु हो जाने के कारण, यानी कि जब विजय माल्या 20 या 30 के आसपास थे, मतलब कि इनकी एज जो है विजय माल्या की उस समय 25 से 30 रही होगी, जब इनको पूरा का पूरा बिजनेस अपने पापा का संभालना पड़ा। और इनको ना इसमें जो ये डीलिंग करते थे, जो इनके डैड थे वो नॉर्मल डीलिंग करते थे, मतलब शेयर्स वगैरह में पैसे लगाना, उनको इंक्रीज करना और हाई रेट पर बेचना। इनके डैड नॉर्मल काम करते थे। बट विजय माल्या जो थे एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा होने के कारण इनके अंदर जो खून बोलते हैं, इसको ब्लड बोलते हैं, रगों में इन्वेस्टमेंट वाला, मतलब एक बिजनेसमैन का खून था आखिर। तो ये चाहते थे कि हमको कम से कम टाइम में ज्यादा पैसा मिले। इस वजह से विजय माल्या ने क्या करा, इन्होंने वाइन्स की फैक्ट्रियां शुरू करी, यानी कि वाइन्स की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा। धीरे धीरे प्रॉफिट वाइन्स में इनको इतना ज्यादा लगने लगा कि इन्होंने अपना एक खुद का एक ब्रांड लॉन्च करा किंगफिशर नाम से। किंगफिशर जो है एक वाइन कंपनी है जो इन्होंने लॉन्च करी। किंगफिशर ब्रांड जो है लोगों में इतना ज्यादा एक टाइम पर प्रसिद्ध हो गया, मतलब इतना ज्यादा चल गया 90s में कि लोग किंगफिशर की डिमांड करने लगे। और किंगफिशर की डिमांड इतनी बढ़ती हुई देखकर विजय माल्या को आइडिया आया, क्यों ना हम एक और कोई नया बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तब से शुरुआत होती है किंगफिशर एयरलाइंस की। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत होती है 2005 से। इसको सपोर्ट करा था यूबी ग्रुप ने। यूबी ग्रुप इनके डैड का एक कंपनी थी, उनका वो ग्रुप था यूबी ग्रुप, जिसने हेल्प करी थी किंगफिशर एयरलाइंस की स्टार्टिंग में। कह रहा है कि यूबी ग्रुप आउंड बाय
विजय माल्या, मगर उनकी जब मृत्यु हो गई थी 1970s के अराउंड उनके डैड की, तब उसके बाद वो सारा जो बिजनेस है वो कौन संभाल रहा था? विजय माल्या, जो कि तकरीबन 25 से 30 साल के रहे होंगे उस टाइम पर, जिसको बोलते हैं जवानी में, यानी कि यंग एज में इनको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी इतनी सारी, इनको बिजनेस वगैरह मिल गया था। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, एक फेमस बिलियनर थे, कौन थे? इसके डैड, और उसके साथ साथ इनके पास जो रियासत आई है, यानी कि जो पैसा आया अपने डैड से, वो भी इनके पास रियासत में आया, जो कि ये भी एक बिलियनर वो हो गए। आगे लिखा है इन ईयर 2007। अब देखो हुआ क्या, 2005 में इन्होंने एक ऐसी एयरलाइन बनाने की सोची, जैसे किंगफिशर इन्होंने बनाई, कि दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एयरलाइन बनाएंगे, जहां पर एक मार्केट के प्राइस पर, चीप प्राइस पर हम और लग्जरी चीज लोगों को ऑफर करेंगे, जैसे कि लग्जरी सीट्स, लग्जरी स्टाफ, लग्जरी क्रू और लग्जरी विस्की, वाइन्स वगैरह वगैरह। मतलब हम इतनी ज्यादा फैसिलिटीज अपनी किंगफिशर में रखेंगे कि जो भी वहां पर बैठेगा, उसकी जो सर्विस लेगा, वो बिल्कुल बोलेगा कि भाई ये एकदम अफोर्डेबल है, वर्थ इट है, जिसको बोलते हैं ना ऐसी सर्विसेज। अब इनकी जो सर्विसेज है, एयरलाइन जो थी वो 2005 में शुरू हुई थी। अब ये इतनी शुरू में चलने लग गई थी, शुरू में इन्होंने इतना प्रमोशन उसका करा कि वो इतनी अच्छी चल पड़ी कि 2 सालों के अंदर अच्छा खासा टर्नओवर उन्होंने निकाल लिया। बट उनको ये लगा कि अब हमको और भी बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी किंगफिशर को बढ़ाना है। तब इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एयरलाइन दूसरी थी जिसका नाम था एयर डिकैन। क्या नाम था? एयर डिकैन। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ये रहा, कह रहा है एन एयर डिकैन एक चीप एयरलाइन। एयर डिकैन जो थी एक चीप एयरलाइन थी, जिसके ऊपर कुछ ज्यादा ही डेब्ट थे, लोन थे, बट वो रीपे नहीं कर पाई थी, इसलिए वो एयरलाइन जो है वो बिक गई थी बहुत सस्ते दामों पर। तो उसको खरीदने के लिए विजय माल्या ने पैसा दिया और विजय माल्या ने एयर डिकैन को खरीद लिया था। जब उन्होंने एयर डिकैन को खरीदा तब उसने उस एयरलाइन का नाम चेंज करवाया, नाम चेंज कर उसको किंगफिशर रेड कर दिया। क्या बोला? किंगफिशर रेड के नाम से दूसरी एयरलाइन, यानी कि उन्होंने अपनी शुरू कर दी। ये कब करी थी? ये करी थी उन्होंने एयरलाइन शुरू 2007 के अंदर। 2007 में उन्होंने एयर डिकैन को हायर करके, टेक ओवर कर उसका बिजनेस को बढ़ाना चाहा। अब आगे हुआ क्या, एयरलाइन में जब एंटर करा तो उसका जो रेट है, यानी कि जो बजट प्राइस है, वो इतनी कम रखी, यानी कि इतना रखा कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। रेंज उनकी नॉर्मल प्राइस पे रखी और उसकी सर्विसेज वगैरह इतनी बढ़िया थी कि पूछो मत भाई। और इतनी बढ़िया सर्विस के लिए अगर आप एयरलाइन जैसी कंपनीज पे रन करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो आपको पता है ये कंपनी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। ये ऐसी कंपनीज होती हैं, ये ऐसे बिजनेस होते हैं एयरलाइन वगैरह, जैसे कि इनमें आप पैसा आंख बंद करके लुटाते हो। इसमें इतना पैसा लगता है कि पूछो मत, क्योंकि एयरलाइन छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती, बड़ी बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको अपने बजट के रेंज में लोगों को प्रोवाइड करनी थी फैसिलिटीज। अब वो लोगों को फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनके पास उतना वो पैसा आ नहीं रहा था। अब पैसा ना आने के कारण से यहाँ पर शुरू होता है इनका स्कैंडल, यानी कि इनका स्कैम यहाँ से शुरू होता है। अब पैसा ना आने के कारण इन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोन्स लेना शुरू करा, बहुत सारे कर्जदार हो गए, डेप्ट्स हो गए इनके। ठीक है, लोन अलग अलग जगह से उठाने लग गए, क्योंकि बैंकों से इन्होंने लोन उठाया कि हम अपनी एयरलाइंस को चला रहे हैं तो लोन दे दो, क्योंकि 2 एयरलाइन को संभालना, वो भी 2 साल के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर बनाना कोई छोटा काम तो था नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 2012 तक तो वो एयरलाइन अच्छे से चली, यानी कि 2011 के लास्ट तक। जैसे ही 2012 लगा, उसके लिए चैलेंजिंग फेस आ गया। किसके लिए? एयरलाइंस के लिए। अब एयरलाइंस को आगे चलने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि हर जगह से लोन इतने ज्यादा पहले ही हो चुके थे 2005 से लेकर 12 के बीच में, यानी उन 7 सालों में विजय माल्या के ऊपर इतना डेट, इतना लोन आ चुका था कि वो आगे उसको रिपेमेंट जब करेंगे तभी फर्दर लोन उसको मिलेगा, वरना बैंक वालों ने साफ मुकर दिया था कि हम आपको आगे लोन प्रोसीड नहीं कर सकते ज्यादा। तो 2012 में वो चैलेंजिंग फेस आया, जहां पर कंपनी को मोर देन, कह रहे कंपनी आउंड मोर देन 9,000 करोड़। 9,000 करोड़, इसका मतलब होता है तकरीबन 8 से 9 बिलियन डॉलर्स। 8 से 9 बिलियन डॉलर्स, अगर डॉलर्स में बताऊं तो कह रहा है तकरीबन 9,000 करोड़ के डेब्ट्स जो थे वो खड़े हो गए थे। किस पर? किंगफिशर पे। किंगफिशर 2 थी, एक तो एयर डिकैन वाली, यानी 2007 में जिसका नाम चेंज करके किंगफिशर रेड कर दिया था, और एक पहले वाली 2005 वाली जिसका नाम किंगफिशर था। उन दोनों के ऊपर इतना खर्चा अभी तक हो चुका था कि उसके ऊपर 9,000 करोड़ का डेब्ट आ चुका था, यानी कि अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो 9 बिलियन डॉलर्स का तकरीबन उनपे डेब्ट आ चुका था, लोन आ चुका था, इतना बड़ा लोन। कह रहा था लाइसेंस सस्पेंड बाय डीजीसीए। अब डीजीसीए को जब ये पता चला, डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन,
ठीक है, जो डायरेक्टर थे उनको जब पता चला कि इतना बड़ा लोन आ चुका है और इसके कारण, इसके लोन के चलते कारण वो अपनी एयरलाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एयरलाइन में पैसा लगता है, कॉस्टली होती है। जैसे मैंने बताया छोटी मोटी बिजनेस नहीं है ये, बहुत पैसे वाले बिजनेस है। तो यहाँ पर पैसा ना मिलने के कारण इनका जो लाइसेंस था वो भी सस्पेंड कर दिया गया कि इनको आगे किसी भी तरीके का लोन पास ना किया जाए। अब विजय माल्या ने अपने एम्प्लॉइज तक की सैलरी रोक दी थी, एम्प्लॉइज हड़ताल पे आ गए थे और साथ ही साथ बैंक जो थे वो बैंकरप्सी हो गए थे। बैंक ने इनके पास ऑर्डर भेज दिए थे कि आप जल्दी से पैसा चुकाने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी पैसा चुका दो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अनपेड डेब्ट्स और लोन के होते और अनएम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉइज थे उनको सैलरी ना मिलने के कारण अक्टूबर 2012 में इनको पूरी तरीके से दिवालिया घोषित कर दिया गया था। समझ आया पूरा केस? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट फेलियर क्या थे किंगफिशर एयरलाइंस के। अब हम किंगफिशर एयरलाइन के वो सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट के फेलियर पढ़ेंगे कि क्या कारण रहे थे। तो मैंने अभी फिलहाल बोर्ड पे पॉइंट सारे मेंशन कर दिए हैं। अब इन बोर्ड्स के जो पॉइंट हैं इनको बुक से मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला रीजन है, मैंने लिखा है इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल थी। जो एयरक्राफ्ट थी वो फेलियर इसलिए हुई, यानी कि कोलैप्स इसलिए हुई क्योंकि वो हाईली लेजी फाइनेंशियल अप्रोच पे काम कर रही थी, ठीक है। इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था। दूसरा, यहाँ पर इसके सब पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि एक्सेसिव बोरोविंग मतलब होता है कि आपने इतना ज्यादा लोन ले लिया, इतना ज्यादा डेब्ट्स ले लिया था, कंपनी ने फाइनेंस इतना ज्यादा टेक कर लिया था दूसरे लोगों से कि अब वो उसके चुकाने की हालत में नहीं थी। और इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो फाइनेंस सेक्टर है, बैंक्स वगैरह है, वो रीपेमेंट ऑफ लोन की डिमांड करने लगे थे कि पहले आप ये लोन चुका दीजिए, उसके बाद आपको फर्दर लोन को दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि एक्विजिशन ऑफ एयर डिकन। तीसरा पॉइंट आता है इनके डूबने का कारण है एयर डिकन का लॉन्च करना। जब इन्होंने एयर डिकन को मर्ज किया, यानी कि किंगफिशर रेड को जब इन्होंने 2007 में बनाया, 2005 में जब आपने इतनी बड़ी एयरलाइन बनाई है उसको अभी आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और आप 2007 में एक और नई एक्विजिशन करते हो, एक और नया मर्ज करते हो एयर डिकन के साथ, एक और नई फ्लाइट लॉन्च करते हो, तो यहाँ पर थोड़ा पैसों की गड़बड़ी हो जाती है। और इसी जगह पर उनका कोलैप्स यहाँ पर आ जाता है कि उनको लो कॉस्ट में हर चीज प्रोवाइड करनी पड़ रही थी और यहाँ पर वो जो पैसा था वो कहाँ से जा रहा था, वो उधार लेकर डेब्ट से, लोन से चल रहा था। इसलिए डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ी, प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग यहाँ पर कमी रह गई। अगला आता है इनसफिशिएंट कॉस्ट। मैंने लिखा अगला इनसफिशिएंट कॉस्ट। जो कॉस्ट थी वो बिल्कुल इनसफिशिएंट थी। कह रहा है कि जो एयरलाइंस थे उनके कंपटीटर्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे, जैसे कि मान लो एयर इंडिया हो गया आज के टाइम पर, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस है जो आज कॉम्पिटिट कर रही हैं। बट कॉम्पिटिटर इतने ज्यादा हो गए थे कि उनके पास पूरा फुल प्रूट नहीं था, जिसको बोलते हैं ना फुल प्लान से काम नहीं किया उन लोगों ने। उसके बाद लगा कि उनके पास मेंटेनेंस के लिए, क्रू के लिए और ऑपरेशनल एक्टिविटी और फ्यूल्स के लिए, पेट्रोल वगैरह के लिए, डीजल वगैरह के लिए जो कि एयरलाइन में डलता है, उसके लिए भी पैसा नहीं बचा था। फिर कह रहे हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंस और लग्जूरियस होने की वजह से, इतनी सर्विस लग्जूरियस होने की वजह से सारा रिवेन्यू जो है एयरलाइंस में इतना खर्चा हो जाता था कि कुछ बचता ही नहीं था। अगला पॉइंट आता है फेलियर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल पुअर गवर्नेंस। कह रहा है यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं अपनी गवर्नेंस को कंट्रोल करने में, किस तरीके से फेल होते हैं। तो उसके पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेलियर के। पहला पॉइंट है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सही तरीके से रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए, स्पेशली फाइनेंशियल रिस्क। जितना भी फाइनेंशियल रिस्क था, जैसे कि फ्यूल का प्राइस था वो फ्लक्चुएट होता रहता था। आपको पता है फ्यूल का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, एयरलाइंस चल रही है उसमें कितने लीटर ऑफ फ्यूल जा रहा है हमेशा ना, एयरलाइंस अगर खड़ी है वो उठा रही है फ्यूल, उसमें पैसा जा रहा है, तो ये सारी चीजों में पैसा चला जाता था। एयरलाइन जो है एक खर्चे वाला, एक कॉस्टली, एक बोल सकते हो बिजनेस है जिसको एक्वायर करने से पहले बजट भी मेंटेन करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है अंडर रेपुटेटेड कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट। कह रहा है कि अंडर रेपुटेटेड, यानी कि जो अंडर रेपुटेटेड कर रखे थे कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट, जो कि पैसा उनको मिलना नहीं था, डेब्ट्स थे, उनको पहले ही अंडररेटेड दिखाया हुआ था कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है। कह रहा है पर्सनल बिजनेस एक्टिविटीज जो थी उसका पैसा एयरलाइंस में जा रहा था, जो भी किंगफिशर का ब्रांड मैंने बताया था कि दारू वगैरह का खोला था उन्होंने, उसका पैसा भी एयरलाइन में चला जा रहा था। यहाँ पर जो माल्या था वो क्या कर रहा था, वो छोटे छोटे फंड्स उठा रहा था उन पैसों को चुकाने के लिए धीरे धीरे, और छोटे छोटे फंड्स को चुकाने के लिए उसके पास वो भी पैसा नहीं था। अगला आता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस
रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंप्लायंसेस मैटर रहे थे जिसकी वजह से उनकी गवर्नेंस पुअर हो गई थी, गरीब रह गई थी। कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, कह रहा है जितने भी स्टैट्यूटरी ड्यूज थे वो पेमेंट ही नहीं हुए थे, जैसे कि बैंक्स को पैसा नहीं जा रहा था टाइमली, एम्प्लॉयज को नहीं जा रहा था, एयरक्राफ्ट के फ्यूल के लिए पैसा नहीं बचा था, साथ ही साथ जो किंगफिशर है उसके साथ साथ जो टैक्सेस हैं एम्प्लॉय वगैरह के, वो जो फंड्स हैं प्रोविडेंट फंड्स हैं वो भी पे नहीं कर पा रहे थे, क्रू मेंबर्स की सैलरी नहीं जा रही थी, इस तरीके के यहाँ पे नॉन पेमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज रह गए थे। अगला आता है मिसमैनेजमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि ओवर डिपेंडेंसी, अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर डिपेंडेंसी हो गई, इसलिए उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोरोइंग कर ली। इतना सारा फाइनेंशियल सेक्टर से बोरोइंग लेने के बाद जो एनपीए था यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी उनको एक टाइम पर बेचना पड़ा, अपनी संपत्तियों को निकालना पड़ा। कह रहा है और पाया गया इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी पाया गया कि जितने भी लोन्स थे वो अप्रूव कर रखे थे वो लैंडिंग बेसिस पर कर रखे थे, यानी कि वो 2 नंबर का पैसा था, मतलब कि लैंडिंग वगैरह से पैसे निकाल रहे थे। आगे लिखा उसके बाद ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट भी हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा होगा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ये हो गया ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट, हाँ ये रहा पॉइंट। ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट में मेंशन करा गया कि जितनी भी इनसफिशिएंसीज हैं जिसमें एयरलाइन फेल हुई, इसके अंदर पाया गया कि इनकंसिस्टेंटी बहुत ज़्यादा थी, प्रॉपर रूट नहीं था, प्लानिंग नहीं थी कि डिसीजन कैसे लिया जाए, इनकी टीम मेंबर्स जो हैं इनके पास प्रॉपर एक रूट नहीं था कि काम को किस तरीके से करना है। फिर लिखा है अनफिजिबल इंटरनेशनल एक्सपेंशन, अनफिजिबल इंटरनेशनल एक्सपेंशन। देखो अगर आप कोई भी सर्विसेज बनाते हो, इंडिया के अंदर बना रहे हो या फॉरेन में बना रहे हो, आप पहले ये देखते हो कि अपने घर को पहले देखते हो, उसके बाद दुनिया को देखते हो। घर का मतलब है कि पहले आपको अपनी कंट्री देखनी है कि आप एयरलाइंस बनाओ तो इंडिया के लिए बनाओ, आप इंडिया के लिए कुछ करो। अगर इंडिया में लगता है सफिशिएंट है, आपका बजट रिकवर हो रहा है, तब आप बाहर इंटरनेशनल कर दो उसको। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने पहले इसको इंटरनेशनल तौर पर लगा दिया कि इंटरनेशनल में हम चलाएंगे, यानी कि डॉलर्स में जो पैसा आएगा वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा आएगा, बट जब वो इंडिया में नहीं चली तो वो इंटरनेशनल में कैसे ही चल सकती थी, और इस वजह से जो है डोमेस्टिक एयरलाइन में ट्रबल आ गया। यहाँ पर डोमेस्टिक एयरलाइन कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से पूरी तरीके से डूब गई, कोलैप्स में आ गई। अगला आता है एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, यहाँ पर लिखा है मैंने एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। कह रहा है इनके जो एम्प्लॉयमेंट थे यानी कि जो एम्प्लॉय थे वो डिससेटिस्फाई थे क्योंकि उनके टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही थी, उनके पीरियड को एक्सटेंड किया जा रहा था, यानी कि बोला जा रहा था कि आपको सैलरी नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी, आपको सैलरी अगले महीने मिल जाएगी, बस इस तरीके से उनको टाला जा रहा था। काफी पायलट्स थे, इंजीनियर्स थे, कैबिन क्रूज थे और भी बहुत सारे थे जो मैन पावर में काम कर रहे थे किंगफिशर के अंदर, जैसे कि डायरेक्टर हो गए खुद, ठीक है, उनको भी टाइमली सैलरी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से डीजीसीए ने क्या करा, लाइसेंस को ही सस्पेंड कर दिया कि आपके पास इतना भी सफिशिएंट बजट नहीं है कि आप लोगों की सैलरी तक पे कर सको, ठीक है। और ऐसा नहीं है, इसको लेकर कुछ करा गया नहीं था। माले ने प्रॉपर इसके लिए भी नोटिस वगैरह दिए, बैंक्स वगैरह को बोला कि भाई देखो मेरे पास पैसा नहीं, मैं सैलरी भी देने के लिए मेरी कुछ हेल्प कर दो उस टाइम पर, वरना मैं सबका पैसा नहीं चुका पाऊंगा, ठीक है, और मेरे को एक टाइम पे देश छोड़ के ही जाना पड़ेगा। बट उस टाइम पर बैंक्स वगैरह ने किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी। फिर लिखा है द रोल ऑफ लैंडर एंड द फेलियर ऑफ रेगुलेशन। अब पढ़ेंगे रोल ऑफ लैंडर क्या थे, जमींदार जो थे उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस रही थी, रेगुलेशन रही थी। पहला लिखा लैक ऑफ ड्यूज यानी कि जितने भी बैंक से पैसे उठाए हैं, यानी कि बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है बैंक से उठाए गए थे, कह रहा है। और इसमें बहुत सारे बैंक मैनेजर्स भी शामिल थे और बैंक के एम्प्लॉयज भी शामिल थे जिन्होंने इनको आंख बंद करके पैसे पे पैसा उधार दे दिया था। तो लिखा है एक बैंक तो ऐसा है जिसने कम से कम 900 करोड़ का कोई भी पूछताछ बिना किए 900 करोड़ का पैसा इनको ऐसे ही उठा के दे दिया था, किसको, विजय माल्या को, ताकि उनको पता था कि एक दिन पैसा मिलेगा और डबल ज्यादा मुनाफा होके मिल जाएगा इसका पैसा, ठीक है। और उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था, उन बैंक्स को भी अरेस्ट किया गया। फिर आता है नॉन परफॉर्मिंग लोन ऑफ एनपीए। एनपीए ने साफ साफ बोल दिया था कि आपकी पेमेंट जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक्सीड हो चुकी है और अब आपको ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करा जा सकता, इसलिए वो गए स्टेट बैंक के पास। अब स्टेट बैंक के पास उन्होंने अपने आप को गिल्टी ठहराया कि हम आपके प्रोटोकॉल्स और आप हमारे प्रोटोकॉल्स को और हमारे द्वारा जो पैसा लिया गया है उसको पूरा जब तक नहीं करते हम आपको आगे पैसा नहीं देंगे। तो विजय माल्या इस चीज पर बहुत गिल्टी भी थे और इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो केस है वो विजय माल्या के हित में ही आया था बाद में। फिर आता है रेगुलेटरी कोलैप्स, थर्ड पॉइंट आता है रेगुलेटरी लैप्स, ठीक है। यार रेगुलेटरी लैप्स का मतलब होता है जहां पर डीजीसीए ने सस्पेंड कर दिया था बॉडी का लाइसेंस, उस जगह पर यह हुआ था कि किंगफिशर को ट्रबल आ गया था, उनके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि वो किसी को यह दिखा सके कि हाँ हमने किसी का भी पैसा चुकाया है। क्योंकि अगर मान लो आप किसी से पैसा लेने जा रहे हो
तब यहाँ पे आपको पैसा तभी मिलता है जब आप किसी को ये दिखाओगे कि मैंने किसी और से पैसा लिया था बट मैंने उसको टाइमली चुकाया। आपको कोई अपनी एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी, बट विजय माल्या के पास उस टाइम पर इतने कोई एसेट्स थी नहीं। जो भी किंगफिशर था वो पहले ही कर्जे में था, डेप्ट में था, तो वो किसी चीज को गिरवी रख नहीं सकते थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे उनके लैप्स कंटिन्यू बढ़ रहे थे। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ विजय माल्या। अब हम देखते हैं कि विजय माल्या की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस किस चीज के प्रति, कि वो क्या करना उनको चाहिए था। तो यहाँ पर लिखा है कि उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो बहुत ही ज्यादा रिच टाइप की थी, लग्जरियस थी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है जब डाउनफॉल आया कंपनी का तो उसमें पहली कारण ये आया कि रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन किया गया है, यानी कि रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा गया। उनके पास लग्जूरियस जब ब्रांड था, पूरे की पूरी एयरलाइंस थी, तब उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए था। उनको फंड्स जहां जहां से ला रहे हैं, डेब्ट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए था। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा उठाने से पहले उनसे देखना चाहिए था कि क्या उनको चुका पाएंगे। बेनिफिट्स तो छोड़ो, वो अपना एक प्रिंसिपल अमाउंट भी किसी को पे नहीं कर पाए थे। आगे आता है लीगल प्रोसीडिंग एंड एक्साइल। कह रहा है आफ्टर द किंगफिशर डिक्लाइन, ये रहा थर्ड लीगल प्रोसीडिंग, ये रहा सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर द किंगफिशर डिक्लाइन, जब किंगफिशर डिक्लाइन हो गया था, जब ये पता चला सभी लोगों को, ये बात सामने आई कि यहाँ पर एक कोलैप्स हो गया है, विजय माल्या जो है वो भाग गया है, तो यहाँ पर पता चला कि जो क्रेडिटर थे वो अपना सर पीट रहे थे, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा पैसा उसको दे रखा था ट्रस्ट करके कि हमको पैसा मिलेगा। 2016 के अंदर विजय माल्या जो है सारा बैंक करप्ट करके, बैंक को क्रैश करके, मार्केट को गिरा करके वो भाग जाता है देश छोड़कर, कहाँ पे, यूके में, ठीक है। वो कहीं और जाकर बच जाता है। फिर उसके बाद लिखा है वर ही परस्यूड बाय द इंडियन अथॉरिटी एंड चार्ज इमेजलिंग मनी एंड डिफॉल्ट। और इंडिया अथॉरिटी ने क्या करा, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए, उसके ऊपर सेक्शन चार्ज कर दिए कि ये आदमी ने इतने इतने घोटाले करे हैं। उसके बाद उनकी जो मनी है आज तक उनको वापस वो नहीं मिल पाई है। आगे लिखा है इफेक्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ द किंगफिशर। कह रहा है किंगफिशर के कोलैप्स के बाद जो इफेक्ट आया, पहला इफेक्ट आया बैंक लॉसेस पे। बैंक को सबसे ज्यादा झटका लगा, क्योंकि बैंक्स ने बहुत सारे पैसे दे रखे थे, जो कि कुछ तो ऐसे भी टर्नओवर थे, ट्रांजैक्शन थे, जिसका कोई अता पता नहीं था। किसी भी चीज के बेबुनियाद बेस पे, किसी बेस के बिना पैसा दे दिया था। जैसे कोई भी आप लोन लेने जाओ तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना, तो बस विजय माल्या ने बोला कि मैं दे दूंगा, तो उसके बिहाफ पर भी उनको लोन प्रोवाइड कर दिया गया था 900 करोड़, जिसमें कुछ बैंक और कुछ बैंक के एम्प्लॉइज जो थे उनको भी अरेस्ट करा गया था बाद में। फिर आगे लिखा कि बैंक को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा था। इसमें कुछ फॉलोइंग पार्टी ऐसी भी थी जिन्होंने बिना कुछ जांचे, देखे, चेक करे, इन्वेस्टिगेट करे, पैसा उठा के दे दिया था। आता है अगला पॉइंट, कंसिक्वेंस ऑन माल्या। अगला पॉइंट है कंसिक्वेंस ऑफ माल्या। कह रहा है इसके अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योर थे जो एक्सीलेंस मानते थे और ये मानते थे कि विजय माल्या जो है एक परसेप्शन बंदा है, एक समुद्र की तरह है, वो झटके में हर चीज चेंज कर सकता है। और अब यहाँ पर उसका नाम जो है पोस्टर बॉयज के नाम से शामिल कर दिया गया, यानी कि भगोड़ा एक तरीके से उसको बोला जाने लगा। मैनेजमेंट ऑफ इंडिया में ये पता चला कि इतना बड़ा घोटाला करके वो चला गया है, और उसके कुछ ईयर्स के बाद ये पता चला कि उसका पैसा जो था, न्यूज वगैरह आई कि उसका पैसा था वो कहीं भी किसी को नहीं मिला और सारा कुछ वो डूब गया उसका। उसके बाद लिखा द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया, तो किंगफिशर के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, यानी कि किंगफिशर के खत्म हो जाने के बाद ये सारे चेंजेस आए कि यहाँ पर एविएशन कंपनी जो है, मार्केट कंपनी जो है, वो ये सब इन्वेस्टिगेट अब ज्यादा कर रही है, चेकिंग ज्यादा कर रही है। और अब जैसे इंडिगो चल रही है, एक चल रही है स्पाइस जेट, और इंडिया में चल रही है एयर इंडिया, ठीक है। तो इन जैसी कंपनियों को आज भी किंगफिशर का देख करके इतना बड़ा लोन नहीं दिया जाता, और एक्सपेंशन के नाम पर ये प्रॉफिट बनाना बहुत डेंजरस भी हो जाता है कभी कभी, इतना बड़े लेवल पे जो घोटाले होते हैं। फिर लिखा है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में कुछ कमी रही होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कमी रही होगी, जिसकी वजह से थोड़ा ये हुआ बड़ा केस। उसके बाद लिखा है कि एयरलाइंस के फाइनेंशियल्स जो थे वो बिल्कुल बेकार थे, ठीक नहीं थे। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस कोलैप्स से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, यानी कि आप क्या इससे लर्न कर सकते हो किंगफिशर एयरलाइन के कोलैप्स से। पहला आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इज क्रिटिकल, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना छोटा मोटा बच्चों का काम नहीं है, ये कॉस्ट बजटिंग होता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है, यहाँ पर प्रॉपर रिवेन्यू होते हैं, एक्सपेंस, डेप्ट्स, हर चीज को देखकर काम करना चाहिए। दूसरा आता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। आपको रूल एंड स्टैंडर्ड्स उस घोटाले के बाद अब ऐसे बना दिए गए हैं कि आपको रूल एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो विसल ब्लोअर आप पे नजर रखता है। फिर अगला पॉइंट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि जितने भी आप ऑपरेशन करोगे वो एक शेड्यूल मेंटेन के अकॉर्डिंग करोगे। अगला आता है लीडरशिप एंड गवर्नेंस, की जो भी आप डिफिकल्टी तौर पर फैसले लोगे वो सारे के सारे सोचे बूझे होने चाहिए। आपको किसी से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, आपके टीम मेंबर है, बोर्ड है, तो उनसे आपको पहले बातचीत करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप फैसले लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको बाद में समझ आई। अब यहाँ पर हमने
अपना दूसरा केस यानी कि अपना किंगफिशर एयरलाइन का केस डिस्कस कर लिया है, पूरे के पूरे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा केस अगला पढ़ते हैं। अगला केस है पीएनबी हाइट्स का। पीएनबी हाइस्ट क्या है, अब उसको मैं लिखवाने वाला हूं, पहले आप इसको उतारो फिर मैं पीएनबी हाइस्ट का लिखवाता हूं यहाँ पे। तो दूसरा केस आ चुका है हमारा जिसका नाम है पीएनबी हाइस्ट। पीएनबी हाइस्ट ना थोड़ा सा हाइस्ट साउंड कर रहा है जैसे मनी हाइस्ट की तरह, एक वेब सीरीज है स्पेनिश, जहां पर कुछ चोर जो है बैंक में जाकर अपने नोट खुद से छापना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बैंक लूट रहे हैं बट वो बैंक में ही मशीन से पैसे छाप रहे होते हैं। तो बस वही हाइस्ट एक इंडिया में भी हुई है, वो हाइस्ट का नाम है पीएनबी हाइस्ट। बट यहाँ पर कुछ चोरों ने जाकर नोट की मशीन से नोट नहीं छापे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो कहानी है एक सिग्नेचर के अराउंड घूमती है। जैसे कि कभी आपने फर्जी छुट्टी ली है स्कूल से, जी हाँ फर्जी छुट्टी, इसका मतलब होता है कि यानी कि स्कूल से आपने कोई एप्लीकेशन लिखी हो, स्कूल वाले ये बोले हो कि आप जाके घर से पेरेंट्स के इस पे साइन करवा लाना, अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे तो हम आपको छुट्टी अलाउ कर देंगे। और आपने अपने हाथ से उस पर पेरेंट्स के सिग्नेचर बना लिए और कभी छुट्टी ले ली तो इसको आपको छुट्टी मिल जाती है। और ऐसे आपने 2-4 दिन लगातार करा तो ये हो जाती है स्कूल की हाइस्ट। और यही सिग्नेचर की सेम कहानी अब होती है पीएनबी बैंक में। पीएनबी बैंक में भी हाँ भाई, इतने बड़े बैंक में एक सिग्नेचर के अराउंड ये जो हाइस्ट रची गई है ये किसी और ने नहीं, सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर रची है। जिसमें पहला नाम आता है नीरव मोदी, दूसरा आता है उसके अंकल का यानी कि उसके जो चाचा थे जिसका नाम था मेहुल चोकसी, और तीसरा उनकी वाइफ इसमें शामिल थी और चौथा उसका भाई इसमें शामिल था। तो इन 4 लोगों ने मिलकर कैसे पीएनबी बैंक को लूटा या इसके साथ घोटाला करा, कितने साल 2011 से लेकर ये कहानी शुरू होती है और ये कहानी का पता चलता है 2018 में। यानी कि पूरे 7 साल तक ये बैंक से पैसे पे पैसा उठाते रहते हैं एक साइन की बदौलत, और ये लोगों को पता नहीं चलता बैंक वालों को। अब इस हाइस्ट के बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं। कहानी शुरू होती है 2011 से, यानी कि नीरव मोदी से। नीरव मोदी और उसके अंकल, उसके वाइफ, और नहीं नीरव मोदी उसके अंकल और नीरव मोदी की वाइफ और नीरव मोदी का भाई जो है, इन चारों को इस केस की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी या फिर बोल सकते हो पिलर जो है वो माना जाता है। नीरव मोदी जाता है विदेश में यानी कि और दूसरे देश यानी कि फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में भी कुछ ऐसी ब्रांच होती है बैंक की जो इंडियन ब्रांच होती है। जैसे कि अगर मान लो कोई इंडिया का आदमी विदेश जा रहा है, अब उसको विदेश में पैसों की जरूरत पड़ गई, अब वो अगर मान लो पैसा निकलवाना चाहता है या लोन लेना चाहता है तो इंडिया में तो लोन मिल जाता, बट वो तो विदेश में है, लोन कैसे मिलेगा। तो इंडिया वालों ने क्या करा, अपनी कुछ ब्रांच खोल दी जिसको नोस्ट्रो बोला जाता है। नोस्ट्रो क्या होता है कि जो इंडिया ब्रांच है, अपनी जो बैंक है वो अपनी ब्रांच फॉरेन में अगर खोलती है तो उसको नोस्ट्रो बोला जाता है, नोस्ट्रो ब्रांच। तो ऐसे ही नीरव मोदी को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो नीरव मोदी गया नोस्ट्रो ब्रांच में यानी कि इंडिया वाली ब्रांच में, जो बैंक था फॉरेन में था बस वो, ठीक है फॉरेन में वहीं पे था वो भी। तो फॉरेन में जाके गया और बोला कि मेरे को इतने लाख का या इतने करोड़ का लोन चाहिए। अब बैंक वालों ने बोला कि हम आपको लोन किस बेसिस पे देंगे सर, कुछ आप गिरवी वगैरह रखो, जायज बात थी बैंक की। तो बैंक वालों की बात जब ऐसे हुई तो उन्होंने कॉल करा इंडिया वाली ब्रांच को यानी कि पीएनबी बैंक की इंडियन ब्रांच को, इंडिया में जो है, उनसे बात करी और बोला कि मेरा एक घर है वो 100 करोड़ के तकरीबन है और आप उसको गिरवी रख लो, वो सॉरी 110 या 120 करोड़ के अंदर वो आता है वैल्यू उसकी, और आप मेरे को सिर्फ 100 करोड़ रुपए भेज दो। अब उन्होंने बोला कि आप हो कहाँ पे, तो उन्होंने बोला मैं फॉरेन में हूँ। अब उन्होंने बोला कि हम आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसका नाम है LOU, यानी कि LOU का मतलब होता है पूरा का पूरा, इसका मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्या बोला, हम आपको LOU प्रोवाइड करते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते हैं साइन करके। हमने आपका घर गिरवी रख लिया है 110 करोड़ का, 120 करोड़ का, और अब आपको 100 करोड़ का लोन जो है हमारी नोस्ट्रो ब्रांच जो अमेरिका में, आप वहीं पे हो ना, आपको वो ब्रांच लोन दे देगी। हम ये LOU पब्लिश कर दे रहे हैं आपके घर को गिरवी रखकर नोस्ट्रो ब्रांच को, ठीक है। नोस्ट्रो ब्रांच को LOU पहुंच गया। LOU जैसे ही पहुंचा तो विदेशी बैंक जो था, जो फॉरेन में था, उन्होंने बोला कि आपका जो LOU है हमारे पास आ चुका है, अब आपको हम 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि आपने जो संपत्ति है वो इंडिया में कहीं गिरवी रखी होगी तभी आपके पास LOU आया तो उनको पैसा दे दिया गया। अब नीरव मोदी का दिमाग यहाँ से पहली ट्रांजेक्शन तक तो बिल्कुल ठीक था, जब दूसरी बारी आती है पैसे उधार लेने की तो नीरव मोदी जो थे वो इस बार एक ज्वेल्स शॉप में बैठे हुए थे, यानी कि एक डायमंड की शॉप में। उनको कुछ डायमंड्स वगैरह अच्छे लगे, उनको लगा कि मेरे को डायमंड परचेज करने, डायमंड की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा थी। तो नीरव मोदी ने बोला कि ये जो LOU है इसके बेसिस पर अगर लोन मिल जाता है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी वाइफ को यानी कि अपनी वाइफ को कॉल किया,
वाइफ को कॉल करने के बाद उन्होंने उसके भाई से डिस्कशन करी और अपने चाचा से डिस्कशन करी। चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि आप इंडिया में जो ब्रांच है उसका एलओयू का फॉर्मेट भेजिए। एलओयू का फॉर्मेट को फर्जी तरीके से निकलवाने का काम करा था उनके भाई ने, उनके वाइफ ने और उनके अंकल ने, यानी कि मेहुल चौकसी ने। तो इन्होंने क्या करा, एक फर्जी एलओयू बनवाया, उस पर लिखवाया कि 200 करोड़ का लोन चाहिए और हमने इंडिया में अपनी एक जमीन को गिरवी रख दिया है। एक्चुअल में वो जमीन कोई गिरवी रखी ही नहीं थी, बस एक एलओयू बनवाया ताकि उस पर बस साइन मिल जाए, क्योंकि वही एलओयू जो इंडिया ब्रांच होती है वो फॉरेन वाली ब्रांच को भेजती है कि इसी एलओयू को आपको दिखाकर आपको लोन दिया जाता है। जैसे ही एलओयू फर्जी वाला फॉरेन ब्रांच में आता है तो ब्रांच वाला मैनेजर देखता है और देखता है कि एलओयू तो पास हो चुका है, ओरिजिनल स्टैंप वगैरह लगाई हुई है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को पैसे खिलवाए गए थे, यानी कि जो एक्चुअल पीएनबी बैंक था उससे एलओयू ना लेकर पीएनबी बैंक के ही ऑफिशियल एम्प्लॉइज वगैरह को पैसे खिलवा करके और उनको अपने साइड कर करके ये एलओयू निकलवाया गया फर्जी। अब ये एलओयू जाता है फॉरेन ब्रांच में और एलओयू के बदौलत 200-300 करोड़ का जो है लोन उठा लेता है। 200-300 एक्चुअल करोड़ नहीं है, ये 2-3 हजार करोड़ का लोन उठा लेता है एलओयू पे साइन करवा कर, फर्जी साइन करा के। ठीक है, एलओयू पीएनबी बैंक के द्वारा एक्चुअल में कोई पब्लिश करा ही नहीं गया था दूसरी बार। पहली बार तो करा था, वो तो जेन्युइन था, दूसरी बार कोई पब्लिश नहीं करा गया था। ये सिर्फ फर्जी एलओयू दिखाया गया फॉरेन ब्रांच को, और फॉरेन ब्रांच को भी इतना नहीं आया कि उसको इन्वेस्टिगेट तो करे, पूछे तो एक बार कि एक्चुअल में सही भी है इतना अमाउंट या गलत है। उन्होंने सीधा उठाकर लोन पास कर दिया नीरव मोदी को। नीरव मोदी को यहाँ से थोड़ी सी प्रेरणा मिली, उनको लगा कि हाँ ऐसे करके और भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस सीरीज को कंटिन्यू रखा। 2011 से लेकर 2017 तक, यानी कि 2017 के एंड में वो पकड़े गए, 18 लगभग लग गया था, 2017 तक, यानी कि 7-8 सालों में उन्होंने लगातार कम से कम 9 बार या ट्रांजैक्शन करे हैं। इस ट्रांजैक्शन को कितनी बार रिपीट किया? 9 बार। उन्होंने इतने सारे फर्जी साइन करवाए, इतने सारे एलओयू क्रिएट कर दिए कि एक लाइन से सीरीज खड़ी हो गई। अब इनका स्कैंडल पकड़ना कब आता है? इन्होंने तकरीबन जो है 11,400 करोड़ का जो है पैसा उठा लिया था एलओयू के बेसिस पर, और बैंक भी इतने पागल जो कि फॉरेन ब्रांच के, उन्होंने फर्जी एलओयू पे पैसा देते गए। पकड़ा तब गया 2018 के अंदर, जब हमारे जो ऑफिशियल है, जब फॉरेन ब्रांच के ऑफिशियल जो थे वो जब चेंज हुए, तब दूसरा जो नया ऑफिशियल आया, तब उन्होंने चेक करा कि इसके जो है कोई पहले का रिकॉर्ड है नहीं एलओयू का, और पुराने फर्जी एलओयू जो थे वो डेप्ट में पड़े हुए हैं, यानी वो पैसा अभी तक 11,400 करोड़ जो ले चुका है वो चुकाया नहीं गया और ऑल एलओयू की डिमांड कर रहा है। तब यहाँ पर पता चलता है कुछ दाल में काला है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि ये पूरा स्कैम है। कोई भी पीएनबी के बैंक ने एलओयू इशू ही नहीं करा, सिर्फ एक एलओयू शुरू में इशू हुआ था। कोई भी एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं आया उनकी तरफ से, और ना इस पर्सन ने यानी कि नीरव मोदी ने कोई भी संपत्ति को गिरवी रखा है एक्चुअल में। तब यहाँ पे जाकर उसको पकड़ा जाता है, और इस वजह से क्या होता है, पीएनबी बैंक के कुछ एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया जाता है सरकार के द्वारा इंडिया में, क्योंकि उन्होंने उसका साथ दिया था। और यहाँ पर उनके भाई को, उनकी वाइफ को और उनके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको कड़ी सजा दिलवाई जाती है। उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग इनको सजा मिलती है। आज के टाइम पर ही वापस से छूट चुके हैं। अब यहाँ पर ये समझ आता है पूरा स्कैंडल समझ के। अब हम चलते हैं थोड़ा सा केस स्टडी के अंदर। अभी मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता दिया पूरी कहानी का कि कैसे कहानी ये रची गई थी, पीएनबी बैंक का केस क्या था। अब समझते हैं केस के अंदर। कह रहा है बिग बैंक फ्रॉड इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ था पीएनबी हाइस्ट। ठीक है, पीएनबी हाइस्ट यानी ये पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, जहां पे नीरव मोदी जो थे एसोसिएट थे स्क्विनलेड के अंदर। कह रहा है स्क्विनलेड के अंदर ओवर 11,400 करोड़, अगर मैं इसको डॉलर्स में बोलूं तो कम से कम 12 बिलियन डॉलर, यानी कि 12 बिलियन डॉलर, 12 बिलियन डॉलर का जो है घपला था पूरा का पूरा। इतना बड़ा स्कैंडल था ये 2011 से 18 के बीच का। अब यहाँ पे लिखा है कि ये कोलैप्स हुआ था इंडिया में, यहाँ पर थ्रो फॉल्स ट्रांजैक्शन। किसके द्वारा? फॉल्स ट्रांजैक्शन के द्वारा। वो जो एलओयू था, यहाँ पूरा रोल एलओयू का है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का है, उस पर फर्जी साइन करा के बार बार लोन सीरीज वाइज पास किया जाता था। कह रहा ये स्टार्टेड हुआ था 2011 में, और ये कोलैप्स कब हुआ था? जब इन्वेस्टिगेशन 2018 में हुई, तब जाके कोलैप्स हुआ, इसका घोटाले का पता चला। ठीक है, और इस जगह पे नीरव मोदी और उसकी टीम को अरेस्ट करा गया था। बैकग्राउंड क्या था इस हाइस्ट का? तो कह रहा है नीरव मोदी जो थे वो अपने अंकल यानी कि मेहुल चौकसी और अपनी वाइफ और अपने भाई के साथ मिलकर इंक्लूड होकर इस स्कैम को अंजाम देते थे विद सम एम्प्लॉइज, और कुछ एम्प्लॉइज भी इसमें शामिल थे। कौन से बैंक के? पीएनबी बैंक के ऑफिशियल्स थे। स्कैम कुछ इस तरीके से रचा गया कि इसमें एलओयू का बहुत ज्यादा महत्व है, यानी कि एलओयू के बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती।
LOU वो डॉक्यूमेंट है जिस पर सिग्नेचर फेक करवाए जाते थे बार बार, और इस स्कैम के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा गया। इसको बार बार रिवॉल्व किया जाता था, अंडरटेकिंग चेंज कर दी जाती थी, बार बार नाम चेंज करा और अमाउंट चेंज करके नए नए पैसे को उठाया जाता था। नीरव मोदी और जो मेहुल चोकसी थे वो यूज करते थे फायर स्टार इंटरनेशनल एंड गीतांजलि जेम्स का, यानी कि ये जो कंपनी है फायर स्टार इंटरनेशनल और गीतांजलि जेम्स, इनको ये बार बार बताया जाता था कि हम इनकी शॉप पर हैं, हमको यहाँ से डायमंड खरीदने हैं, यानी कि उनको हीरे लेने हैं, हीरो की कीमत इतनी ज्यादा है कि उनको उसके लिए लोन चाहिए, और लोन के लिए साइन होता था LOU, क्योंकि LOU ऐसे तो आएगा नहीं इतना बड़ा अमाउंट, आपको कोई रीजन तो देना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है इतने बड़े अमाउंट का, तो पहले रीजन भी जानना पड़ता है। तो वो रीजन यही देते थे कि हमको क्या करना है, हमको डायमंड बोरो करना है, कह रहे बोरो मनी फॉर द फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक से मनी उठाते थे। क्लेम ये करते थे वो लोग कि ये दिखाते थे कि हमको इंपोर्ट करने हैं रॉ मटेरियल, यानी कि डायमंड वगैरह हमको इंपोर्ट करने हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर अमाउंट आप उठा रहे हो तो आप छोटी चीज तो दिखाओगे नहीं कि मेरे को कोई घर खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो इतने बड़े अमाउंट में नहीं आती, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा हमारा बड़ा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और तभी आपको लोन मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं PNB हाइस्ट की गवर्नेंस फेलियर क्या थे। PNB जो हाइस्ट थी वो कैसे कोलैप्स हुई, कैसे उसको आगे पकड़ा गया, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो PNB हाइस्ट के सबसे पहला जो है कोलैप्स एंड फ्रॉडेंटल जो सामने आता है वो आता है यहाँ पे कोलिजेशन ऑफ फ्रॉडेंटल LOU, कह रहा है शिफ्ट बैंक, यानी कि शिफ्ट बैंक और भी ऐसे बहुत सारे बैंक थे जहां से अलग अलग तरीके का लोन उठाया गया था। फिर आता है लैक ऑफ कोलेट्रल एंड लिमिट्स ऑफ क्रेडिट। लिमिट्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है एक LOU के ऊपर कुछ लिमिट्स होती है कि आपको कितनी बार जो है ट्रांजेक्शन करने का मिलेगा। अब यहाँ पर बार बार ट्रांजेक्शन हो रहे थे क्योंकि बस वो अपनी रेपुटेशन दिखा रहे थे, इसकी वजह से इस्तेमाल करके। यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रॉड LOU को बार बार इशू करा जाता था, डॉक्यूमेंट को इशू करा जाता था, और PNB बैंक का अप्रूवल दिखाया जाता था जो कि एक्चुअल में कोई अप्रूवल नहीं होता था, और इसको बार बार प्लेस किया गया। अगला पॉइंट आता है सीरीज ऑफ फेक लोन्स। लोन की फेक सीरीज लगा दी गई थी, यानी कि 2011 से लेकर 2017-18 तक 7-8 साल लगातार 9 से 10 बार फेक LOU को निकाला गया, और यहाँ पर इतने सारे LOU निकाले गए, उसमें बहुत सारे अलग अलग बैंक्स भी शामिल थे। कुछ ओवरसीज बैंक हैं, कुछ इलाहाबाद के बैंक है, कुछ एक्सिस बैंक है, यूनियन बैंक है और स्टेट बैंक है। इन सब बैंकों में अलग अलग फर्जी काम करे जा रहे थे। अब यहाँ पर पता है तब चलता है PNB बैंक का, क्योंकि PNB बैंक के ऑफिशियल्स जो थे वो इसमें मिले हुए थे। अगला आता है इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट कंट्रोल। क्या ऑडिट कंट्रोल और जो ऑडिट कंट्रोल है और जो इंटरनल कंट्रोल है, इन लोगों को भी नहीं पता चला कि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ नीचे चीजें लिखी हैं, जैसे कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी मॉनिटर कर रहा था, जो चीजों को देख रहा था, जो भी ट्रांजैक्शन चेक कर रहा था, उसने कभी भी LOU को एक्चुअल में डिटेक्ट ही नहीं करा कि LOU को पास करा गया है किसी बैंक द्वारा या फर्जी है। उसके बाद लिखा है कि जो इंटरनल ऑडिट थे PNB बैंक के वो इनसफिशिएंट थे या इनइफेक्टिव बोल सकते हो, कुछ काम नहीं करते थे। कह रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो थे वो तक रिवील नहीं कर पाए थे, नॉट रिवील द फ्रॉड, उन्होंने भी फ्रॉड को रिवील नहीं करा था, उनकी वीकनेस यही थी। कह रहा है इसकी जो LOU था वो ऑफिशियल्स तक भी पहुंच चुका था, बट ऑफिशियल्स को भी इसमें ये नहीं समझ आता था, उनको लगता था कि उनके जो बैंक एम्प्लॉइज है उन्होंने सही LOU फाइल करवा रखा है। अगला पॉइंट आता है पुअर मैनेजमेंट ऑफ ब्रांच यानी कि बैंक के द्वारा या हेड ऑफिस के द्वारा कोई भी तरीके का सुपरविजन या कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था, और ना यहाँ पर कोई विशेल ब्लोअर था जो ये बता सके कि बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। कह रहे हैं जो स्विफ्ट बैंक हो गया या कुछ ऐसे विदेशी बैंक हो गए जिनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं था, वो अपने LOU को चेक नहीं करते थे, वो सिर्फ ऐसे डाल देते थे और पैसे दे देते थे। ठीक है, अगला आता है कॉन्करेंट ऑडिट फेल्ड। कह रहा है कॉन्करेंट ऑडिट फेल्ड का मतलब होता है जब आपको पता चला कि आपकी गलतियां कितनी हो रही है, आपके जो वर्क हैं वो पूरी तरीके से रिपोर्ट फेक आ रही है, आपको इन कॉन्सिक्वेंस का पता ही नहीं चला, आप इन एरोगेंट हो या फिर बोल सकते हो आप बिल्कुल ऐसे मासूम हो कि आपको कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, और आपका कोलैबोरेशन जो है एंड टाइम पे पता चलता है कि ये बड़ा फ्रॉड हो जाता है, तो ये ऑडिट फेल्ड कहलाता है कि ऑडिट में आपने कमी कर दी कहीं ना कहीं। अगला पॉइंट आता है वीक रेगुलेशन। कुछ वीक रेगुलेशंस के होते, यहाँ पर मैंने लिखा होगा ये पॉइंट हो चुका है, वीक रेगुलेशन ये रहा। कह रहा है वीक रेगुलेशन के होते हुए ये पॉइंट, ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये ब्लेम करा कि जितनी भी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, उन सब बैंकों को खारिज कर दिया गया था, उन सब बैंकों को पनिश कर दिया गया था कि आपने इतना बड़ा लोन कैसे पास कर दिया। इसमें रोल ऑफ RBI का सुपरविजन था, RBI ने जो है पूरी तरीके से सुपरवाइज करा, RBI ने इंस्पेक्ट करा था कि जितनी भी तरीके की रिस्क
हो ही रही है, या जितनी भी तरीके की गाइडलाइंस हैं जो स्विफ्ट को पास करी गई है और अदर बैंक्स को पास करी गई है, जिसमें बहुत सारे बैंक थे, आरबीआई ने, पीएनबी बैंक हो गया, स्विफ्ट बैंक हो गया, और इनके द्वारा जो भी एलओयू पास करे गए हैं वो एलओयू एक्चुअल में सही है या फेक है, वो भी ये देखना चाह रहे थे। अगला आता है लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन स्विफ्ट एंड आरओसी, जहां पर कुछ ऐसी फ्रॉड एक्टिविटी पाई गई थी, पीएनबी बैंक स्कैम एक्सपोज हुआ था, कुछ ऑफिशियल्स जो थे उनको पकड़ा गया था क्योंकि उन्होंने क्या करा था, इसमें साथ दिया था उनके मेंबर्स का। फिर लिखा है कोर बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने चुनौती दे दी थी। आरबीआई ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या बोल सकते हो डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी थी कि जितने भी ऐसे सच स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, इनके खिलाफ आप हमको जल्द से जल्द रिकॉर्ड लाकर दीजिए, आप वो एलओयू लाके दीजिए जो आपके द्वारा साइन करे गए हैं, जो फॉरेन ब्रांच में मिल रहे हैं कि आपने उसको साइन करा है, फटाफट से आप अपना रिकॉर्ड चेक करिए। अब उसके बाद लिखा है डेफिशिएंसीज ऑफ द सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड पुअर मैनेजमेंट, किस तरीके से पुअर मैनेजमेंट हुआ था बैंक का उस टाइम पर, और बैंक वालों ने किस तरीके से अपनी कमजोरी मतलब दिखाई थी और किस तरीके से वहां पर सारा घोटाला हुआ। लिखा है लैक ऑफ एडहेरेंस इन द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कह रहा है यहाँ पर निगरानी की कमी हुई थी, सुपरविजन की कमी हुई थी कि बैंक ने बस छोटी सी एक चीज को नेगलेक्ट कर दिया, साइन वगैरह एलओयू पे जो थे वो चेक वगैरह नहीं करे, वरना वो आज के बच्चे होते, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसर्न्ड एक्शन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को जब ये चीज का पता चला तब तक 2018 आ चुका था और तब तक जो है ये सारी चीजें हो चुकी थी। यहाँ पर 11,000 करोड़ का एक्चुअल में फ्रॉड हो चुका था। सीईओ को जब ये पता चला तब उन्होंने यहाँ पर कमेटी बिठाई, रूल्स बनाए और वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इस चीज के प्रति। अब बात कर लेते हैं लैक ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट में क्या क्या लैक हुए, तो कॉर्पोरेट के अंदर विशल ब्लोअर की कमी थी, एक मैकेनिज्म की कमी थी, एब्सेंस थी कुछ इथिक्स की, जिसकी वजह से ये सब हुआ। कह रहा है लैक ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म पीएनबी एम्प्लॉय। पीएनबी एम्प्लॉय के अंदर इंटरनल रिपोर्टिंग की कमी थी, अपने ऑडिट टीम्स को इन्होंने सही से चेक करने को नहीं कहा कि आप एक बार इस क्राइम की जांच कीजिए, आप ये देखिए कि अगले ने लोन चुकाए हैं नहीं चुकाए, वो बार बार पीएनबी एलओयू इशू करवा रहा है, ठीक है। लैक ऑफ इथिकल लीडरशिप, कह रहा है जैसे कि विजय माल्या है, नीरव मोदी है या चौकसी है, इन जैसे कुछ करप्ट लीडर होते हैं जो अपने टीम को भी करप्ट बना देते हैं और उनको भी एक ऐसा लीडर बन के प्रेजेंट करते हैं जो कि करप्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर वो वीकनेस का, यानी कि बैंक के सिस्टम को ये सब जानते हैं कि बैंक का सिस्टम अगर वीक है तो वो उसका और फायदा उठाते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑफ पीएनबी हाइस्ट। अब पीएनबी हाइस्ट का क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ पीएनबी हाइस्ट, तो पहला लिखा है कि पीएनबी के जो बैंक थे वो सारे के सारे ह्यूज हो गए थे, ह्यूज लॉसेस से सफर कर रहे थे, यानी कि सारे बैंक जो हैं उनके पास इतना ज्यादा लॉस हो गया था, पूरा दिवालिया हो चुके थे बैंक, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक से आ गया बाहर। अब लिखा है उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉसेस आया, पूरी मार्केट जो है डिफ्लेशन में चली गई। फिर क्या है लॉस ऑफ पब्लिक फेथ एंड सेक्टर ऑफ बैंक, लोगों के फेथ का नुकसान हुआ, लोग जिस पर ट्रस्ट कर रहे थे, इतने आलसी बैंक निकले जिन्होंने गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं प्रताड़ना, यानी कि पनिश किया गया, ठीक है, कि आपने अपने अंडर में यानी कि निगरानी में अपने फेथ में कैसे विश्वास कर लिया किसी आदमी पे, इतना बड़ा लोन कैसे आपने पास करवा दिया। फिर अरेस्ट एंड लीगल प्रोसीडिंग, यहाँ पर जब ये स्कैम सामने आया तो खुला मतलब चैलेंज दे दिया आरबीआई ने कि आप जो भी इसके मिले जुले लोग हैं उन सबको अरेस्ट करिए जाके, जिसमें नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोक्सी हो गया और उसके कुछ पीएनबी एम्प्लॉइज भी शामिल थे, उन सबको अरेस्ट करा गया, कार्रवाई करी गई, उनके खिलाफ सख्त अरेस्ट वारंट निकाला गया। मोदी जो है आज के टाइम पर छूट चुका है और वो कहीं वो विदेश में जाके बच चुका है और यहाँ पर उसको आज बेल भी मिल चुकी है इस टाइम पर। तो लिखा है इसके अंदर की जो भी इंडियन एसेट्स थी मोदी और चौकसी के द्वारा वो सारी की सारी रिजोल्यूट कर ली गई थी, उसको लॉसेस में दिखाकर जब्त कर लिया गया था। उसके द्वारा इतने सारे फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रखे थे मोदी और चौकसी के नाम पर जो कि आज के टाइम पर खारिज कर दिए गए हैं। उसके बाद लिखा है इम्पैक्ट ऑन इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो भी इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री है जिसको फेक पैसे मिल रहे थे, जिसको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा था, जिसके नाम पर पैसा निकाला जा रहा था बार बार ये दिखाकर कि हमें डायमंड्स को इंपोर्ट करना है, इंडिया में लाना है और इसकी रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर फेथ के ट्रस्ट में रख के उनको भी पनिश किया गया और सरकार ने उनको भी कमर कसी और सरकार ने उनको क्या करा, पनिश किया गया, ठीक है। उनकी जॉब वगैरह छूट गई, काफी लोगों को जॉब से रिजाइन होना पड़ा, बहुत लोगों की जॉबें छूटी, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और यहाँ पर जो ज्वेलरी शॉप थी या फिर ज्वेलरी जो स्कैंडल्स थे वो भी जब इसमें शामिल हुए तो सरकार ने उनको भी सजाई वगैरह करवाई, ठीक है। फिर आता है रिफॉर्म एंड मेजर पोस्ट पीएनबी हाइस्ट, क्या है रिफॉर्म क्या था इसका, किस तरीके से बैंक जो है रिफॉर्म हो पाया, पीएनबी बैंक किस तरीके से दोबारा उभरा।
तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आगे और भी चीजें बनाई गई, नए रूल्स लाए गए, नए कानून बनाए गए, ताकि आगे और कंट्रोल को इनहेंस करा गया, बढ़ाया गया, टेक्निक्स बढ़ाई गई ताकि इस तरीके का केस ना आए, री इन्फोर्समेंट करा गया। मैंने लिखा यहाँ पे री इन्फोर्समेंट ऑफ स्विफ्ट और सीबीएस। अगला पॉइंट है टाइटर कंट्रोल ऑन एनओयू, जितना भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होंगे उन पर टाइट कंट्रोल रखा गया कि आज के बाद जो है इस पर कोई भी तरीके का आप लोन दोगे उससे पहले आरबीआई चेक करेगी। उसके बहुत सारे रूल्स चेंज करेंगे कि पहले क्या था कि एक पीएनबी बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक साइन करता था तो आपको लोन मिल जाता था करोड़ों का, अब उस पर आरबीआई के भी दस्तावेज लगेंगे और चीजें चेकिंग होगी, ठीक है वो चीज। फिर लिखा है रिवाइज ऑडिट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, गाइडलाइंस को भी रिवाइज करा गया, यानी कि ऑडिट की गाइडलाइंस थी और जो मॉनिटरिंग गाइडलाइंस थी उनको रिवाइज करा गया, चेंज करे गए, उनमें बदलाव लाया क्योंकि जो पहले गाइडलाइंस थी उसमें कहीं लूप होल रह गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, ठीक है। फिर लिखा अकाउंटेबिलिटी इन पीएसबी, पीएसबी की जो अकाउंटेबिलिटी थी वो ज्यादा ठीक करी गई, पब्लिक सेक्टर्स को और प्राइवेट सेक्टर्स को अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी गई आरबीआई के द्वारा कि अपने बैंक्स में अच्छे ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो, अपनी अकाउंटेबिलिटी को यानी कि बोर्ड को इंक्रीज करो, जो आपकी पॉलिसीज है उसको डेवलप करो ताकि इस तरीके का स्ट्रॉन्ग स्कैंडल जो है आगे आने वाले टाइम पर ना हो सके। तो ये था पीएनबी हाइस्ट, आपको पूरा क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट आता है आईएलएंडएफएस का ग्रुप क्राइसिस क्या होता है। आईएलएंडएफएस का ग्रुप क्राइसिस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक का केस है अपना, तो फटाफट से इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो अगला केसेस समझते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना लास्ट टॉपिक, जो आज के पार्ट सेकंड का आखिरी टॉपिक है हमारा, उसका नाम है आईएलएंडएफसी ग्रुप क्राइसिस। आईएलएंडएफसी ग्रुप क्राइसिस को जानेंगे, कैसी कंपनी है, क्या सिचुएशन थी, कैसे इसका क्राइसिस हुआ और कैसे इसका नाम स्कैंडल्स लिस्ट में आया, ठीक है। तो देखो आईएलएंडएफएस जो कंपनी है, ये कंपनी एक फंक्शनल है शेडो बैंक की तरह, और ये जो कंपनी है ना ये वर्क करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों तक। और ये जो कंपनी है ये काम कुछ इस तरीके से करती है, इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कंपनी एक लोन प्रोवाइडर कंपनी है, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं तो उनको ये लोन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन। और ये लोन का पैसा उठाती कहाँ से? अब ये लोन का पैसा जो है छोटी छोटी कंपनी से, छोटे छोटे मनी लेंडर से, या बोल सकते हैं छोटे छोटे जमींदारों से, या छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन से, या बैंक से, तो ये इस तरीके से पैसा उठाती है छोटे छोटे अमाउंटों पे। अब छोटे छोटे अमाउंटों पर पैसा इकट्ठा करके एक बिग अमाउंट पे लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर कुछ अपना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है और उनको प्रोवाइड करती है। अब जब वो लोग लोन रीपेमेंट कर देते हैं तब ये अपना पैसा जो है उन छोटे जो कंपनियों से लोन उठाया होता है जिनसे, उनको वो पैसा चुका देती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक काम है जो कि आईएलएंडएफएस का काम होता है। अब यहाँ पर इस कंपनी के बारे में मैंने लिखा है कि ये एक लार्जेस्ट आईएलएफएस कंपनी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली, एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लीज पर अगर आपको देना है, लैंडिंग पे देनी है, या उस पर आपको रेंट वगैरह लेना है, तो ये सारे काम ये ऐसी कंपनी करती है। कह रहे हैं ये लार्जेस्ट कंपनी थी आईएलएफएस, जिसके फाइनेंशियल कंपनी का ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम चलता था। और ये जो फाइनेंशियल कंपनी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी ज्यादा फेमस थी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 के अंदर आईएलएंडएफएस कंपनी को। इस कंपनी को स्पॉन्सर करता था बीओआई, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो थे इस कंपनी के स्पॉन्सर्स थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है इस कंपनी के स्पॉन्सर सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं थे, और भी बहुत साथ साथ बताया गया है कि एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी इसके स्पॉन्सर रहे थे। उसके बाद लिखा है इसके अगले, कह रहा है इट हैज 347 सब्सिडरीज, एसोसिएशन एंड जॉइंट वेंचर्स, एनर्जी, वाटर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कह रहा है इस कंपनी के पास 347 से ज्यादा जो है वो सब्सिडरियां थी। सब्सिडरी होता है, एक होती है पेरेंट कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी होती है जो मेन कंपनी होती है, और सब्सिडरी कंपनी जो होती है जिसके बिहाफ पर लोन उठाती है पेरेंट कंपनी, तो वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। मतलब जिसके बिहाफ पर, जिसको दिखा करके लोन लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो लोन जिसके ऊपर लिया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। तो इसके पास मोर देन 347 सब्सिडरी कंपनियां थी,
जिसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी। पहली थी जॉइंट वेंचर, कोई भी एनर्जी का प्लांट या कोई भी वाटर प्लांट इसके अंदर शामिल था, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो थे, जितने भी सारे जो वर्ल्ड में हो रहे थे वो सारे इसके अंदर आया करते थे, ILFS के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कहता है कि इट फंक्शंस एज शैडो बैंक। कह रहा है ये शैडो बैंक की तरह, बैंक नहीं था बस शैडो बैंक की तरह फंक्शन करता था, क्योंकि इसको स्पॉन्सर कौन करता था, BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, UTI, ये इसको स्पॉन्सर करते थे। तो ये ना उन बैंकों से पैसा लेती थी, पैसा उठाती थी, जो कि इसकी सब्सिडियरियां थी, उनसे पैसा उठाकर आगे बड़े लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन प्रोवाइड करती थी। ठीक है, आगे इसमें यहाँ पे बताया कि इसके रिगार्डिंग में कौन कौन थे, नॉन बैंकिंग कंपनी NBFC विद ऑब्टेन्ड फंड थ्रू बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। कह रहा है कि नॉन बैंकिंग कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, तो ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे। लोन कहाँ से उठाते थे, लोन को बोरो करते थे, ये लोग बोरो करते थे बैंक के द्वारा, स्मॉल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इनका पर्पस क्या होता था, अंडरटेकिंग लोन्स टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है उनमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना, ताकि एक टाइम के बाद वो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा मुनाफा देगा। अब यहाँ पर पता चलता है कि इनका जो कॉर्पोरेट स्कैम है वो कब सामने आता है और कब ये फेलियर होते हैं, वो नीचे पड़ेंगे। लगा फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल कब हुआ, और इसने ऑलमोस्ट कितने करोड़ का जो है घपला करा, वो मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं करा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बुक में मेंशन है कि इसने ऑलमोस्ट जो है 91,000 करोड़, मैं यहाँ पे आपको वो फिगर लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, जो ये स्कैम है ये कितने का है, 91,000 करोड़ का स्कैम है ये। ठीक है, इंडिया का सबसे मोस्ट और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो कौन सा है, ILFC का स्कैम। ठीक है, 91,000 करोड़ का जो इसका स्कैम था। अब बात कर लेते हैं कि जो इतनी बड़ी कंपनी है ये ऐसे तो फेल होगी नहीं, इतना सारा पैसा देता कौन था, क्योंकि भाई ये लोन चुकाती होगी तभी तो पैसा मिलता होगा, क्योंकि बैंक इसके स्पॉन्सर थे। फिर लिखा है उसके बाद फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इस तरीके का फेलियर हुआ, पहला लिखा है एक्सेसिव लिवरेज एंड पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसों को ज्यादा उठा लेना और बाद में उस पैसों की भरपाई ना कर पाना, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फेल हो जाना। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी और पेरेंट कंपनी में आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंस मैं कर दूं तो आप इस तरीके से समझो, ये जो कंपनी है इस कंपनी को बोलते हैं ये है पेरेंट कंपनी यानी कि PC। ठीक है, अब सब्सिडरी कंपनी समझ लो, सब्सिडरी कंपनी होती है ये कंपनियां जो इसके नीचे खुली हुई है। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, फंडिंग उठाती है, ये कंपनी फंड्स जमा करती है। अब ये फंड्स जमा करती है और ये कंपनी फंडिंग पहुंचाती है किसमें, ये कंपनी पेरेंट कंपनी को फंड पहुंचाती है। अब पेरेंट कंपनी जो है ये काम करती है क्या, जो बड़ी कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहते हैं उन कंपनियों को ये लोग क्या करते हैं, लोन उठा के दे देते हैं। किसके बेसिस पर, इन कंपनियों के बेसिस पर। ठीक है, तो ये पूरा इनका स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है कि ये लोग जो है एक्सेस लिवरेज पे लोन उठाया करते थे। कह रहा है कि इनका जो ILFS का जो मेजर लिवरेज है कंपनी का वो ग्रुप्स में बटा हुआ है। इन कंपनियों को हैवी डेप्ट के चलते दिवालिया घोषित कर दिया गया था, स्कैंडल्स में इनका नाम आ गया था। कह रहा है इनका जो ओवर लिवरेज बैलेंस शीट है, यानी कि ये बैलेंस शीट के अंदर इतना ज्यादा इनकी फंडिंग हो गई थी, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स जो थी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती थी, लाइबिलिटीज एक्चुअल में जो हाई है उसको इन्होंने फेक शो कर रखा होता था, यानी कि उसको बहुत कम दिखा रखा होता था कि हमारे पास लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी कंपनियों से बहुत सारा लोन उठाने के बाद जब कंपनियां क्लेम करने लग गई, जब कंपनियां कंप्लेंट करने लग गई, FIR वगैरह करने लग गई, पुलिस में जाने लग गई कि सर इन्होंने ऐसा करा है, बोर्ड में जाने लग गई, गवर्नमेंट के पास बोलने लग गई कि हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है इन कंपनियों से, तब एक्चुअल में इनका कोलैप्स जो है वो सामने आता है। और ये एक सीरियस लिक्विडिटी क्राइसिस था। कैसा क्राइसिस था, सीरियस लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी वर्ड क्यों पड़ा है इस क्राइसिस का, इसके बगल में आप लिख लो ग्रुप क्राइसिस है। ग्रुप क्राइसिस यानी कि लिक्विडिटी क्राइसिस, वो क्यों पड़ा वो समझते हैं। लिक्विडिटी होता है जहां पर पैसों की कमी आ जाना होता है, जहां पर ऐसा क्राइसिस होता है जहां पैसों की कमी आ जाती है। और 91,000 करोड़ भाई छोटी कीमत नहीं होती, इतनी बड़ी कीमत होती है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे देश जो है वो खरीदे जा सकते हैं। आप अगर बात करो कि कोई छोटा देश जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे 3-4 देश बसाए जा सकते हैं इतने पैसे में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है बहुत बिगड़ गई थी, इनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में इतना डिफॉल्ट कर चुके थे कि अब लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी नहीं पे कर पा रहे थे। फिर लिखा है हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग।
इन कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेक करने के लिए, और इनके पास इतना ज्यादा बर्डन हो चुका था, इंटरेस्ट का बर्डन, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। 91,000 करोड़ के अंदर ना कम से कम ये मान लो 10 से 20 करोड़, 10-20 हजार करोड़ का जो घपला है वो तो सिर्फ इंटरेस्ट इनके लोन्स का होगा, यानी कि इंटरेस्ट का, सिर्फ इंटरेस्ट बैठेगा उतना तो, ठीक है। उसके बाद लिखा है फाइनेंशियल इरेगुलेशन इसमें रहती थी, यानी कि इम्प्रॉपर रोल ओवर था पूरी तरीके से, ट्रांजैक्शन जो थे वो पता नहीं कहां से थे, बेबुनियाद बेसिर पैर के ट्रांजैक्शन थे। इन्वेस्टिगेटर्स जो थे जब उन्होंने पता लगाया, इन्वेस्टिगेट करा, तब उनको पता चला कि ये जो कांड है ये काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है, लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है बोर्ड रूम फेलियर एंड लैक ऑफ ओवरसाइट। इसके अंदर कुछ डायरेक्टर्स शामिल हैं जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको फेल शॉर्ट करा गया, उनकी जो प्राइमरी फंक्शंस थे वो पता लगाए गए कि इनका फंक्शन था मैनेजमेंट करना, जो कि एक्चुअल में नहीं हो रहा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ जो फाइनेंस टीम थी उनको टाइमली चेक करा गया कि वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो बोर्ड मेंबर जो थे वो इसको मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। जो भी क्राइसिस होते हैं ना पैसों की वजह से, अब ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को इतना बढ़ा देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स इनके पास आने के लिए मजबूर हो जाए, और जितनी लाइबिलिटीज होती है, अगर मान लो लाइबिलिटीज की 10,000 करोड़ की है तो वो लाइबिलिटीज को घटाकर 1 या 2 करोड़ की दिखाई जाएगी, बाकी सारा घपले में होगा, ठीक है, बिल्कुल कम दिखाई जाती है। फिर लिखा है इनकम्पिटेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो इनके डायरेक्टर्स थे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट नहीं थे, इनकम्पिटेंट थे, यानी कि उनको बंदिश में रखा गया था। उनको वही काम वो लोग करते थे जो एडवाइस करते थे कौन लोग, ILFS के, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि उनको पूरी तरीके से अपनी पावर की अथॉरिटी नहीं मिली थी, डेलीगेट नहीं करी गई थी पावर्स ऑफिशियल्स में। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जितने भी तरीके के झूठ पकड़े गए हैं, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, शॉर्टकमिंग रिपोर्ट्स हैं, वो कैसी आई है, वो शॉर्ट आई है, उनमें लूप आया है, यानी कि हर एक रिपोर्ट में लूपिंग पता चली है। लूप हो रहा है कि जहां पर कमी पता चल जाए कि एक बिजनेस में इस जगह पर लूप है, यहाँ पूरी तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी से अपने रिस्पॉन्स को नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। आगे आता है लैक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 2, 1 मिनट, ये रहा, हाँ ये रहा, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ चुके हैं। कह रहा है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट था वो अपने तरीके से सही एक्सपर्टीज नहीं थे उनके पास, वो अपनी फील्ड में सही तरीके से काम नहीं करना जानते थे। फिर लिखा उसके बाद कंपनी जो थी वो ट्रबल में फंस गई क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी पोर्शन बहुत कम बचा था, यानी कंपनी के पास जो है 91,000 करोड़ के डेप्ट थे, कंपनी उसको चुकाने के लिए पैसा जो चाह रही थी वो लिक्विड में नहीं था, कैश ही नहीं था वो फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि कंपनी जो है वो ये चाहती थी कि कंपनी के और भी नए प्रोजेक्ट जो आने वाले थे उसको अप्रूव किया जाए, जिससे वो फर्दर पैसा लोन पे उठाए और उस पैसे से वो धीरे धीरे करके बाकियों के लोन चुकाए, बट इतना पैसा सफिशिएंट नहीं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी। फिर लिखा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पुअर गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पुअर गवर्नेंस यानी कि इनके उस टाइम पर मैनेजमेंट जो करा करते थे, वो मैनेजमेंट ऑफिसर जो थे उनका नाम था रवि पार्थ सारथी। क्या बोला मैंने, रवि पार्थ सारथी, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा तो मैं यहाँ नाम मेंशन कर देता हूं, रवि पार्थ सारथी। ये जो थे ये कंपनी के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे और चेयरमैन भी थे, ये दोनों ही चीज थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन भी थे, मोर देन 20 ईयर्स यानी कि 20 साल से ज्यादा के लिए, और कम से कम ये स्कैम 8 से 12 साल से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बताया कि इन्होंने हाई फ्लाइंग लेडर जो था उसको एक्सपेंड करने का सोचा था। इन्होंने सोचा था कि हम कुछ नई मैनेजमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ नई कंपनीज को जोड़ेंगे, न्यू वेंचर करेंगे और अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली एग्रेसिव एक्सपेंशन जो था वो विदाउट ड्यू नहीं हो सकता था, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी का पैसा उठा रखा है, बहुत सारा आपके ऊपर डेप्ट है, तो आपको और फर्दर लोन वगैरह नहीं मिलेगा जब तक आप पहला प्रायोरिटी लोन आपका प्रोसीड नहीं करते, उसको फाइल नहीं करते, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, कंपनी के जो वेलफेयर लोग हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, एक्सटर्नल्स हैं, उन लोगों का पैसा आपने टाइमली चुकाया नहीं था, वो कॉन्फ्लिक्ट में थे, उनका इंटरेस्ट भी आप नहीं चुका पा रहे थे, आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका पा रहे हो, इंटरेस्ट की बात दूर है। जैसे कि मान लो आपने किसी से 2000 करोड़ ले लिए, आप 2000 करोड़ ही नहीं चुका पा रहे हो, उसके ऊपर जो बनने वाला 1-2.5 करोड़ का इंटरेस्ट है वो तो अलग बात है, ठीक है।
फिर लिखा है फेलियर ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट, ये रेगुलेटरी में भी फेल हो गई थी कंपनी। रेगुलेटरी फेलियर यानी कि जैसे सुपरवाइजरी ऑफ आरबीआई, आरबीआई ने ये चेक करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी बॉडी है नॉन बैंकिंग की। अब नॉन बैंकिंग की जब एक्टिविटियों को चेक करा गया, सुपरवाइज करा गया, तो आईएलएफएससी बैंक जो है वो फाइनेंस रिस्क में पाया गया। ये पाया गया कि बैंक के पास इतनी बढ़िया हालत नहीं है, या जो कंपनी है उसके ऊपर लोन ज्यादा होने के कारण इतनी अच्छी हालत नहीं है कि वो सर्टेन लिक्विड क्राइसिस से उभर सके, वो पैसा लोगों तक पहुंचा सके। फिर लिखा अगला पॉइंट लैक ऑफ रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, यानी कि इस जगह पर कोऑर्डिनेशन का भी लैक था, समन्वय यानी कि तालमेल का भी लैक था, जहां पर जो सब्सिडरीज थी वो इतनी ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री से ली गई थी कि अब उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। जैसे कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर आरबीआई आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एमसी आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया। तो इन सब के अंदर इतनी ज्यादा रेगुलेटरीज थी, इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स थे कि वो ट्रांजेक्शन्स में बहुत कम शो कर रखे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, अगर मान लो आपको टैक्स पे करना है 10-20 लाख का, तो आपने सिर्फ ये दिखा रखा कि मुझे टैक्स पे करना है 100 या 200 रुपए का, आपने टैक्सेस को भी कंप्लायंस नहीं कर रहा, आपने डेटा ही सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रखा, साइड में जो भी रेगुलेटरी शो हो रही है वो एक्चुअल में सारी फेक शो हो रही है। ठीक है, कह रहा था रोल ऑफ रेटिंग एजेंसीज। अब जो रेटिंग एजेंसीज है जैसे कि आईकरा, आईसीआरए या कोई केयर रेटिंग है, वो अपनी रेटिंग तभी आपको देता है जब आप उसके लिए कुछ करते हो या फिर आप उसके लिए अच्छे बेनिफिशियल सब्सिडरी साबित होते हो तब। बट यहाँ पर रेटिंग जो है बिल्कुल जीरो में डाउन थी। रेटिंग इसीलिए बेकार थी क्योंकि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आया था जिसकी वजह से ये अपने पैसे उधार वाले लोगों को या डिबेंचर होल्डर को जिन्होंने इनके डेब्ट्स वगैरह कर रखे थे उनको चुका नहीं पा रही थी, तो इनकी रेटिंग जो है कंटिन्यूअस डाउनफॉल हो रही थी। साथ ही साथ इनकी फंडिंग डाउन हो रही थी। कंप्रीहेंसिंग यानी कि इनका जो रिस्क है वो भी इनका होल्डिंग पे था, बढ़ रहा था। फिर लिखा है फीडबैक रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं फीडबैक की फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। पहला है एक्सपोजर ऑफ बैंक और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन बैंकिंग और जो बैंक्स थे उनको किस तरीके से एक्सपोजर मिला, तो यहाँ पर लिखा है कि जब डिफॉल्ट आया सामने यानी कि जब स्कैम सामने आया तब पता चला कि इनकी हालत नहीं है कि ये पैसा लोगों को चुका सके। इन्होंने पूरी तरीके से बैंक करप्सी मान लिया था अपने आप को, और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है या जो पब्लिक सेक्टर है जहां बैंक सेक्टर है उसमें पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था, लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी इसी वजह से, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा लोन आए कहां से। जो आरबीआई था वो भी कंफ्यूज था कि इतना ज्यादा लोन किसने अप्रूव किया इन लोगों को। फिर लिखा है इस क्राइसिस के बाद जो है लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में पूरी तरीके से क्रंच हो चुकी थी, घट चुकी थी और बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कॉन्टिगेशन इफेक्ट। कॉन्टिगेशन इफेक्ट या फिर यहाँ पे लिखा कि बोट अबाउट ए कॉन्टिगेशन इफेक्ट ऑफ द इंक्लूडिंग लिक्विडिटी मेल्ट डाउन द एनबीएफसी सेक्टर। एनबीएफसी सेक्टर की पूरी तरीके से ये मान लिया गया था कि इसकी लिक्विडिटी चली गई है, कंपनी पूरी डाउन हो चुकी है, शेट हो चुका है कंपनी का बिजनेस। ठीक है, फिर लिखा है एनबीएफटी जो सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कोई भी वॉलंटरी एक्शन के लिए जो भी अपनी इच्छा से कंपनी कर रही है। कह रहा है जो एनबीएफसी था उसको तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी क्योंकि उसने इतना ज्यादा लोन इनको प्रोवाइड कर दिया था, अब उसके पास और लोगों को डेप्ट वगैरह देने के लिए या लोन देने के लिए पैसा नहीं था, लिक्विडिटी खत्म हो चुका था। फिर देखा उसके बाद कि जो मनी लैंडर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे और जो मार्केट प्लेयर्स थे, मार्केट प्लेयर्स वो लोग होता है जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग जो थे वो अपना हाथ पीछे खींच रहे थे कंपनी से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचा था कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। अगला पॉइंट आता है कंसिक्वेंस ऑफ द आईएलएफसी क्राइसिस। आईएलएफसी क्राइसिस के कंसिक्वेंस समझ लेते हैं। कंसिक्वेंस ये 4। तो पहला कंसिक्वेंस है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कह रहा है कि जहां पर गवर्नमेंट जो है इस क्राइसिस के दौरान पहली बार उन्होंने अपने आप को डिसॉल्व मान लिया था और 2018 अक्टूबर के अंदर इस कंपनी को स्कैंडल में फंसाकर इसके जो एम्प्लॉयज थे उनको अरेस्ट करवा दिया था। और जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रूल्स बना दिए थे कि जो भी ऐसे क्राइसिस हैं इनके जो भी ऑनर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उन सबको सीज कर लिया जाए, जितना पैसा बनता है वो जब्त कर लिया जाए और इनको अरेस्ट करवा के इनको सजा दिलवाई जाए। ठीक है, फिर इनके जितनी भी एसेट्स थी उनको सीज करा लिया था। और इसके अगले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने थे वो थे उदय कोटक जो है वो कोटक बैंक के वो थे चेयरपर्सन जिन्होंने इस बैंक को ले लिया था, फिर इस कंपनी को खरीद लिया था पैसे देकर। ठीक है, फिर वो इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए अपनी फाइनेंशियल सिस्टम और टीम की हेल्प की मदद से इसको ठीक कर रहे थे। मतलब इकोनॉमी में जो इतना क्राइसिस आया उसको ठीक कैसे किया जा सकता है उसके लिए हेल्प करी थी कोटक उदय ने। ठीक है, फिर अगर लिखा है डेप्ट रिकंस्ट्रक्ट एंड एसेट सेल्स।
जो डेप्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था जिसकी वजह से जो प्लान्स थे वो रिजोल्व ही नहीं करे गए। उसके साथ साथ जो भी एसेट्स थी कंपनी की या जो सब्सिडरी थी उनको सबको बेचा गया। बेचने के बाद भी उल्टा लाइबिलिटी मिली क्योंकि पैसा इतना था ही नहीं। उल्टा वो कर्जे में चल रहे थे जब उन्होंने एसेट्स बेची कंपनी की, ILFS की, कि कंपनी के एसेट्स बेचोगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से कुछ हमारा भला हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है। अब जब पैसा पता चला आया ही नहीं और जब एसेट बेची वो उल्टा और कर्जे में थी, उल्टा और उस पर लोन आ गया। ठीक है, जैसे लोगों को पता चला। कह रहे हैं नंबर ऑफ द कंपनी प्रोजेक्ट पुअरली मैनेज। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पुअरली तौर पे मैनेज किए गए थे जिसकी पूरी तरीके से आज तक रिकवरी जो है वो नहीं हो पाई है। अगला आता है लीगल प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है जो सर्वल एजेंसीज जैसे कि SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और साथ ही साथ देखा है ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिन्होंने अभी अरविंद केजरीवाल पे भी ED ने क्या करा था, रेड डाल दी थी कि आपने बहुत सारा स्कैम करा है, स्कैंडल करा है। तो वही जो ED कमेटी है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, उन्होंने ILFS क्राइसिस के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ और यहाँ पर कुछ एजेंसी ने लीगल प्रोसीडिंग करी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करे। तब पाया गया कि रवि पार्थ सारथी जो 20 साल से इसके चेयरमैन है, उन्होंने इतना घपला कर रखा है और यहाँ पर उन्होंने मिसकंडक्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह तैयार करी हुई है। लीगल प्रोसीडिंग में ये पता चला कि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी एक्चुअल में शो करी ही नहीं गई है। ठीक है, सारी चीजें जो है एक्स बोर्ड मैनेजमेंट के द्वारा करी गई है, जो कि सारी की सारी इररिस्पेक्टेबल है, मतलब कि सारी की सारी मिसगाइडिंग करी हुई है, मिसमैनेजमेंट करा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इस क्राइसिस के बाद जो है इन्वेस्टर का अपने भरोसा उठ गया था किसके ऊपर से, ILFS जैसी कंपनी से, कि ऐसी फाइनेंशियल कंपनी ना हो कभी, वो ज्यादा अच्छा है। उनका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उठ गया था। आगे वो अगर पैसा जो लगा रखे थे वो पैसा सब डूब चुका था। अब किसी को भी उसका वो पैसा रिटर्न नहीं हुआ था क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स, असेट्स जितना भी था कंपनी के पास, सारा सेल करने के बाद इतना भी पैसा रिकवर नहीं हुआ कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह पे कर सके। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन फाइनेंस और यहाँ पर इस तरीके से पूरा केस क्लोज हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ICICI बैंक, यानी कि अब अगला जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे, यानी पार्ट नंबर 3 में सीखेंगे कि ICICI बैंक को किस तरीके से स्कैम हुआ था। उसके बाद फिर यस बैंक है, उसके बाद फिर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का छोटा सा टॉपिक है, यानी पार्ट 3 में हम इस लेक्चर को कंप्लीट खत्म कर देंगे। आज पार्ट 2 के लिए इतना ही, और आज की वीडियो लेक्चर में हमने 3 केस डिस्कस कर लिए। PNB का हो गया, ILFS हो गया, और सबसे फर्स्ट वाला हमने डिस्कस करा था किंगफिशर, वो हो गया। आई होप आपको तीनों केसेस समझ आए होंगे कैसे कैसे केसेस हैं, और इससे कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और लास्ट पार्ट आपके चैप्टर 7 का रह गया, पार्ट 3 जो कि कल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका कोई अदर लेक्चर नहीं आएगा, ये लास्ट चैप्टर है बुक का। फिर आपका चैप्टर जल्दी बुक जो है कंप्लीट खत्म हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट बुक को शुरू करेंगे। अगर एग्जाम से पहले टाइम रहा तो अगली बुक भी शुरू करवा देंगे। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो वो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और मैंने बोर्ड पर ही मेंशन कर दिया, ये नंबर है। इस नंबर पे जाके पता कर लेना। नोट्स के प्राइजेस 150 रुपीज के अराउंड है, वो आप पे करके सॉफ्ट कॉपी नोट्स बाय कर सकते हो, जिसमें सारे चैप्टर्स होंगे, सारा कुछ एक्सप्लेन होगा। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू। अब वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कर लेना। पार्ट जब 3 आएगा उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आप तक। और जो नोट्स नहीं लेना चाहता वो अब आप लिख सकते हो, मैं हट जाता हूँ, आप इसको उतारो आराम से। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नोट डाउन कर लो इसको।